हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने 2 वीडियो भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर बना दी है, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप उन वीडियो को देख सकते हो। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो परिणाम रहे, ये परिणाम कुछ हद तक दुखद भी रहे, कुछ हद तक सही भी रहे थे। तो उन परिणामों की चर्चा अपन पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहला पॉइंट, भारतीय जनता के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न होना इस आंदोलन ने काफी हद तक सफल कार्य किया कि जो भारतीय जनता के अंदर जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न करनी थी वो इस आंदोलन ने कर दिखाया। क्योंकि कई वर्षों से काफी सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे और वो कार्य इस आंदोलन ने पूरा कर दिया। क्योंकि एक जनता के हर नागरिक के अंदर देश प्रेम की भावना यदि उत्पन्न हो जाती है तो उस देश का विकास बहुत ही संभव हो जाता है। लेकिन यह भी क्लियर है कि जिस देश में गरीबी अधिक होती है उन देशों में नागरिकों के अंदर देश प्रेम की भावना, नागरिकों के अंदर देश प्रेम की भावना बहुत ही कम देखी जाती है। और जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनके अंदर देश प्रेम की भावना अधिक देखी जाती है, क्योंकि उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए उनका काम सिर्फ देश के बारे में ही सोचना होता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत का बुरी तरीके से शोषण किया था। मैं आपको बता दूं कि 1757 से 1947 तक भारत का शोषण किया। आप लगा लो इन 200 वर्षों में भारत का कितना शोषण किया होगा। लेकिन इस आंदोलन ने जनता के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न कर दी। और अब भारत की जो जनता थी वो ब्रिटिश सरकार से डरती नहीं थी और अपने अधिकारों के लिए वो पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम थी। पहले ब्रिटिश सरकार से वो कांपती थी, डरती थी, लेकिन अब इस आंदोलन के कारण उनके अंदर इतना जोश भर गया कि अब ब्रिटिश सरकार से पूरी तरीके से वह लोहा ले सकती थी। अब ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि अब हम भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि जो देश प्रेम की भावना भारतीयों के अंदर दिखनी चाहिए वो इस आंदोलन में दिख चुकी है। और अब हम ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक नहीं सकते। और ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला भारत के फ्लेवर में, तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है। आगे अपन दूसरे परिणाम की ओर बढ़ेंगे, दूसरा परिणाम भी देखेंगे। दूसरा परिणाम
मुस्लिम मुस्लिम लीग जो भारत में पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। मुस्लिम लीग एवं वादी दलों की वास्तविकता सामने आना। इस आंदोलन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया, क्योंकि इस समय भारत में मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल सक्रिय थे, चालू थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने इनके ऊपर से पर्दा हटा दिया कि वो भारत के लिए कितना लड़ सकते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और सबसे दुखद बात है कि यदि मुस्लिम लीग भाग लेती तो इस आंदोलन को और अच्छी तरीके से चलाया जा सकता था, लेकिन इसने भाग नहीं लिया। और इसके प्रमुख नेता कौन थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने मुसलमानों को इस आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन से दूर रहने की अपील की गई थी, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी उसमें मुसलमान थे और इनके जो प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जो बोलेंगे वो ये मुसलमान करेंगे। और इन मुसलमानों को पहले ही इनके प्रमुख नेता ने कह दिया था कि इस आंदोलन से बिल्कुल दूर रहना। और भारतीय कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर नमक छिड़कने के लिए भारतीय कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर नमक छिड़कने के लिए जो इस समय ब्रिटिश जेलों में बंद थे, उनके चेहरे पर नमक छिड़कते हुए इस मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए कह दिया। इधर तो अपन के जो भारतीय कांग्रेस के नेता वो गिरफ्तार हो गए और ये नवाब यहाँ पाकिस्तान दिवस मना रहा है, तो कितना दुखद होगा। एक देश में आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा है, जिस देश में आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा है, और वहाँ की जो दल थे वो देश के लिए नहीं लड़कर उसी आंदोलन
में पीछे हटने के लिए अपनी एक चाल चलते हैं। ये मुस्लिम लीग का जो पर्दाफाश था वो सामने आया। अब अपन साम्यवादी दलों ने क्या किया? साम्यवादी दलों ने सीधा सीधा कह दिया यहाँ के जो भारत छोड़ो आंदोलन को वापस ले लो। जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनको इन्होंने ये बोला कि आप इस आंदोलन को वापस ले लो। जो आंदोलन शुरू हो गया था उसका सपोर्ट करने की बजाय उस आंदोलन को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि साम्यवादी दल भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं था और इन दोनों की जो वास्तविकता थी वो जनता के सामने आ गई। एक इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भारतीयों का साथ न देकर यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया और इसी फूट के कारण अंग्रेज भारत में फूट डालो शासन करो नीति के द्वारा ही इन अंग्रेजों ने भारत के अंदर 200 वर्षों तक शासन कर लिया। और क्या कहा, यदि भारत के अंदर फूट नहीं होती तो ये 200 वर्ष क्या, यहाँ से 2 जीरो हटा दूं, ये 2 वर्ष भी टिक नहीं पाते। लेकिन भारत में प्रारंभ से ही फूट रही है और आज भी पहले से ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो फूट होएगी। इसी कारण मुस्लिम लीग और साम्यवादी दलों का जो काला नकाब चेहरा था वो सामने आ गया। इस आंदोलन में ये परिणाम आया दूसरा, और ये इम्पोर्टेंट परिणाम माना जा सकता है। तीसरा परिणाम अपन देखेंगे उग्रवादियों एवं क्रांतिकारी गतिविधियों की तीव्रता बढ़ना। जी हाँ, उग्रवादी और क्रांतिकारी यानी ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके कारण समाज में उग्रवादी और क्रांतिकारी दलों की स्थापना हो गई। क्योंकि जिस देश में खून बह रहा है वहाँ पर क्रांतिकारी जन्मेंगे। तो उदाहरण बता दूं कि कितना खून खराबा हुआ था, इसमें कितने गिरफ्तार किए गए थे वो मैं यहाँ पर बता दूं। उदाहरण के लिए 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो आंकड़ा है इस आंदोलन के अंत तक का यह आंकड़ा दिया गया है कि 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। और मौत कितनी हुई?
10,000 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और ये मृत्यु पुलिस व सेना की गोलीमारी से ये मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में 10,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन को छोटा आंदोलन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस कारण बहुत सारे उग्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना शुरू कर दिया, घटनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। और यह परिणाम भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इसमें एक क्रांतिकारी जो नेता था, उसने मेरे को भी प्रभावित किया। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा है, जिस भी छात्र ने उनके बारे में पढ़ा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस, यह भी एक क्रांतिकारी थे। उदाहरण के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन्होंने, आजाद हिंद फौज। इसका पूरा विवरण दूंगा मैं आज, क्योंकि इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। कहने का मतलब है कि ये एक उच्च परिवार से थे, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने अपने पिता के कहने पर यूपीएससी की तैयारी की और उस समय एक अच्छी रैंक प्राप्त की, लेकिन इन्होंने उस यूपीएससी जो उस समय की एक बड़ी सरकारी नौकरी का पद था और आज भी एक बड़े सरकारी का पद है, उसको इन्होंने त्याग दिया। बहुत बड़ा बलिदान है, बलिदान कम नहीं है। भारत देश में बलिदान देने वाले कम नहीं है। यूपीएससी की नौकरी को ठुकरा दिए, क्यों? क्योंकि वो भारतीय समाज के लिए लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने अनेक घटनाएं घटित हुई थी। जलियांवाला बाग, जिसमें हजारों किसान मारे गए थे। रोलैक्ट एक्ट लाया गया था, काला कानून, रोलैक्ट एक्ट भी लाया गया था। तो इन सभी से महात्मा गांधी के विचार बदल गए थे। महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस के विचार बदल गए और इन्होंने मैं शॉर्ट में बातें बता रहा हूँ, मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की थी। यह भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। इस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना करने के बाद ये जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही थी जिससे अंग्रेज भी परेशान थे, इसीलिए क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये तो लास्ट तक अंग्रेजों की समस्या ही बनी रही। इन पर हर समय अंग्रेज सरकार का हरदम ध्यान रहता था कि कोई बड़ा घटना नहीं घटित कर दे। इसी कारण फॉरवर्ड ब्लॉक के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिसंबर 1940 को
उनके घर पर ही नजरबंद किया गया था। तो यहाँ से ही दिसंबर 1940 को भाग कर काबुल काबुल गए अपने भाई और भतीजे की सहायता से। फिर मास्को चले गए। मास्को से होते हुए जर्मन पहुंच गए। अब यहाँ पर किसका शासन था? हिटलर का शासन था, जो एक तानाशाही शासन था। तानाशाही शासक था। ये तानाशाही शासक था। इन्होंने भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए एक सेना बनवाने के लिए हिटलर से बोलते हैं। और हिटलर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में था, ब्रिटेन से बिल्कुल विरुद्ध में था, इसलिए इन्होंने सेना बनाने के लिए इजाज़त दे दी। जो भारतीय सैनिक हिटलर की जेलों में, हिटलर की वहाँ पर जितनी भी जेलें बनी थी, उनमें भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हुए पकड़े गए थे, उनको सुभाष चंद्र बोस थे, उनको सौंप दिया और एक सेना का निर्माण किया। लेकिन दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज की स्थापना जर्मन में नहीं हुई थी, उसकी स्थापना जापान में हुई थी। जापान में संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह। ये संस्थापक थे। ये कौन थे? संस्थापक थे ये। अब ये तो संस्थापक थे, लेकिन जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज उसकी स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन ये जो पार्टी थी उसको भंग कर दिया गया था जापान द्वारा, क्योंकि जापान की सहायता से इसका निर्माण किया गया था, जापान में ही। लेकिन इसके बाद रास बिहारी बोस ने इसका पुनर्गठन किया। वापस कर लिया, लेकिन ये वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। जर्मन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जर्मन में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना तैयार कर ली थी, लेकिन हिटलर से इनकी कुछ बनी नहीं, और वहां पर इस सेना को छोड़कर और रास बिहारी बोस ने इन्हें जर्मन से जापान बुला लिया था। आजाद हिंद फौज की जो आजाद हिंद फौज थी उसका नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। अब जर्मन से सुभाष चंद्र बोस जापान आते हैं। इन्होंने सेना का नेतृत्व किया। उस समय इस आजाद हिंद फौज का नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी कर दिया गया। आजाद हिंद फौज का नाम इंडियन नेशनल आर्मी, इसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, और इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इसमें 45,000 सैनिक तैयार हो चुके थे, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। 45 यहाँ पर ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो के नारे, दिल्ली चलो ये नारे इन्होंने वहां पर ही दिए थे। इस प्रकार एक तो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी, तो
जापान से भारत आती है। अपने मार्ग में आए हुए प्रदेशों को जीतती हुई सर्वप्रथम इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीता। उसके बाद में मिजोरम से भारत, जो मिजोरम है वहां से ही सेना का प्रवेश माना जाता है। फिर इसके बाद इन क्रांतिकारी नेताओं में सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नाम है। इसी कारण क्योंकि भारत के आजाद कराने में सुभाष चंद्र बोस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। तो मैंने थोड़ा इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा इस पर चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद अपन चौथा परिणाम देखेंगे। चौथा परिणाम इसका क्या रहा। चौथा परिणाम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। अमेरिका और जापान, सॉरी गलती हो गई, चीन। अमेरिका और चीन ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। आप ये सोच रहे हो कि अमेरिका, वो जो चीन है वो तो भारत का विपक्षी है, सेना पर कई बार आक्रमण, वो हमारे सैनिकों को मार देता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1947 से पहले चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन इसके बाद चीन के साथ जो संबंध थे वो बिगड़ते चले गए। एक टाइम वो भी आया था कि भारत चीन भाई भाई, ये नारा यहाँ पर प्रचलित हो गया था। इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन में जो जनता ने वीरता दिखाई और जो खून खराबा हुआ, वीरता दिखाई और खून खराबा हुआ, इन दोनों के प्रति ही अमेरिका और चीन ने सहानुभूति प्रकट की कि हम आपके साथ में हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका था, किस प्रकार भारत से उनको हटाया जाए। क्योंकि भारत और चीन के अच्छे संबंध रहे थे और अमेरिका के भी साथ में भी अच्छे संबंध थे, इसलिए अमेरिका और चीन ने भारत के प्रति सहानुभूति प्रकट की। और एक परिणाम ये निकला कि अमेरिका और चीन भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो इस आंदोलन ने आज़ादी का मार्ग और भी सुगम कर दिया। इस आंदोलन ने भारतीयों को सपने दिखाए और वो आखिरकार सपने पूरे हुए। यदि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो शायद भारत देश 15 अगस्त 1947 को नहीं आज़ाद हुआ होता। भारत छोड़ो आंदोलन अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और उन सभी नेताओं को हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन नेताओं के द्वारा ही भारत आज़ाद हो चुका।
भारत आज़ाद हुआ, उन्होंने भारत देश को चुन चुन के ईंटों से बनाया, लेकिन आज वही भारत देश सुभाष चंद्र बोस ने और अन्य सभी नेताओं ने अपने प्राणों की बाजी दी। महात्मा गांधी ने गोली खाई, लेकिन भगत सिंह ने फांसी खाई। राजगुरु सुखदेव, उनके द्वारा ये देश बनाया गया था, लेकिन आज दुखद है कि उसी देश में कुछ ऐसे नेताओं ने इस देश में आकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसीलिए ये टॉपिक आज समाप्त होता है। हमने भारत छोड़ो आंदोलन के जो इफेक्ट है उन सभी की चर्चा की। थैंक यू।